अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा एनोटेशंस। क्या टॉपिक है? डेटा एनोटेशंस, ठीक है। आज हम डॉट नेट एसपी डॉट नेट कोर में डेटा एनोटेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। डेटा एनोटेशंस क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली एक वेब एप्लीकेशन का जो मेरे ओपिनियन में सबसे इम्पोर्टेंट कोर कंपोनेंट होता है वो होता है फॉर्म। क्योंकि वही एक जरिया है यूजर से उसकी वैल्यूज हासिल करने का। ठीक है। फॉर्म को अच्छे से हैंडल करना, फॉर्म पर अच्छे से सिक्योरिटी लगाना, अच्छे से वैलिडेशन और फॉर्मेटिंग लगाना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि यूजर, इस दुनिया में यूजर जो है वो डिफरेंट मेंटालिटी के होते हैं। ठीक है। अब कुछ होते हैं जो लिटरेट होते हैं या कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो भी अगर आपके फॉर्म को खोलते हैं तो कहीं वो आपका गलत डेटा पुट ना कर दें आपके फॉर्म में। इस बात का आपने ख्याल रखना होता है। क्या रखना होता है? इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने आज तक जो वैलिडेशन पढ़ी है, हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन पढ़ी है जो हम जावास्क्रिप्ट की रिजिक्स से लगा देते हैं। हाँ, हम लोगों ने पीएचपी से भी लगाई है, मतलब वो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाली, वो भी मतलब इतनी कोई खास वैलिडेशन नहीं थी। अब अगर मैं वीएस कोड ओपन करूं, ठीक है, एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। वीएस कोड ओपन करूं, एक फोल्डर यहाँ पर मैं बना लूं। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड में, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर एचटीएमएल की। ठीक है। और फाइल बनाने के बाद इस फाइल के अंदर मैं बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इसमें मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक फॉर्म। ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं एक लेबल लगाता हूँ, और लेबल में मैंने लेट सपोज लिख दिया नेम। ठीक है। और लेबल के बाद मैं एक इनपुट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर लेट सपोज मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एंटर नेम। और हमें पता है कि वो बटन जो सबमिट करता है इनपुट टाइप सबमिट होता है, वैल्यू मैंने इसकी कर दी सेव डेटा लेट सपोज। ठीक है। अब अगर इस एप्लीकेशन को रन करूं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करूं, तो मेरे ब्राउजर के ऊपर ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बिना कुछ लिखे सबमिट करूं तो सबमिट हो गया ना, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग आ गया। इसका मतलब है मेथड गेट था, क्वेरी स्ट्रिंग आ गया, की वगैरह कोई नहीं थी तो आई नहीं, फॉर्म सबमिट हो गया। क्यों सबमिट हो गया? कोई वैलिडेशन नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए वैलिडेशन होती है भाई, आप रिक्वायर्ड लगा दो। क्या लगा दो? रिक्वायर्ड। ठीक है। रिफ्रेश करा, अब आपके पास सबमिट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको डेवलपर टूल्स यानी इन जो आपके ब्राउजर टूल्स है इसकी नॉलेज है, और वो आपके फॉर्म में आता है, कहाँ आता है, और यहाँ से आकर आपके रिक्वायर्ड को हटाता है, एंटर करता है और आपका फॉर्म सबमिट कर देता है, फिर आप क्या कर लोगे? बताओ, क्या कर लोगे? अगर भाई मुझे मुझे पता है भाई, जरूरी थोड़ी है हर यूजर हो जिसको, जाहिर सी बात है नहीं पता होगा हर किसी को, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जिनको डेवलपर टूल्स का पता होगा। तो आप क्या, अगर आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाई हुई है डायरेक्ट एचटीएमएल के अंदर, तो गए आप? गए नहीं गए? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम सर्वर साइड वैलिडेशन करते हैं। क्योंकि सर्वर साइड वैलिडेशन हमेशा रिक्वेस्ट होने पर चेक होती है। कब चेक होती है? वो पहले से सेट नहीं होती ब्राउजर में, आप डेटा पुट करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो चेक होती है सर्वर पे। अगर सर्वर उस डेटा को अलाउ करता है तो ठीक, नहीं करता तो आपको एरर दे देता है। और उसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वर के वैलिडेशन के कोड का एक्सेस ब्राउजर के पास नहीं होता। तो आपके पास जो सबसे स्ट्रांगली वैलिडेशन होती है वो सर्वर साइड होती है। तीन तरह की वैलिडेशन होती है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, एक सर्वर साइड, और एक डेटाबेस वैलिडेशन होती है, जिसमें हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं कि भाई यूनिक हो, नॉट नल हो। नॉट नल एक तरह का रिक्वायर्ड ही तो है। ठीक है। यूनिक एक तरह की वैलिडेशन ही तो है वो। ठीक है। लेकिन डेटाबेस में भी अगर आप चेक करवाओगे तो फिर आपके एप्लीकेशन पे बड़ा बड़ा एरर आ जाएगा यूजर के सामने। तो इससे अच्छा है कि हम सर्वर साइड वैलिडेशन करें, जिससे हमारे लिए आसानी हो। ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है, जो फॉर्म से आने वाली वैल्यूज को अपने अंदर एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने बनाई है मॉडल में, उसको हम वैलिडेट करते हैं। क्या करते हैं? और उसके लिए हमारी हेल्प करता है डेटा एनोटेशंस। कौन हेल्प करती है? डेटा एनोटेशंस। आओ पढ़ते हैं डेटा एनोटेशंस। अच्छा भाई, आओ गूगल भैया से पूछते हैं डेटा, व्हाट आर व्हाट इज डेटा एनोटेशंस इन एएसपी डॉट नेट कोर। ठीक है। एसपी डॉट नेट को डेटा एनोटेशंस आर एट्रीब्यूट्स, ये क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं अप्लाइड टू मॉडल प्रॉपर्टीज। किस पर अप्लाई किए जाते हैं? अभी बताया आपको मैंने, किस पर अप्लाई करेंगे? मॉडल की प्रॉपर्टीज पर। टू डिफाइन मेटा डेटा, टू डिफाइन, या उनको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, दैट डिस्क्राइब हाउ डेटा शुड बी
मतलब उनको डिफाइन करने के लिए कि भाई आप मॉडल की प्रॉपर्टी को बताने के लिए आप रिक्वायर्ड होगे। आपके अंदर ईमेल का फॉर्मेट होगा, आपके अंदर फोन नंबर का फॉर्मेट होगा, आपकी फॉर एग्जांपल अब देखो एक एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट नेम। अब आप चारों नाम जो है वो 4 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो, तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिस्प्लेड और मैप टू द डेटाबेस। तो डेटा एनोटेशंस आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको आपकी मॉडल की प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करने के लिए हेल्प करते हैं, और ये बहुत सारे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डेटा एनोटेशंस भाई। इसको खोल लेते हैं। ये देखो, शुरू से तो एक दफा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Data annotations in MVC are attribute derived from the attribute class. They define the behavior of model properties when interacting with views, databases, and validation process. Data annotations are widely used in Entity Framework, Core, ASP.NET Core, MVC, Web APIs, and Razor Pages applications, making them essential to model-driven development. ठीक है, इससे आप ये ASP.NET Core, EF Core, MVC, Web APIs और Razor Pages में इस्तेमाल करते हो ताकि आप मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर अपने मॉडल की प्रॉपर्टीज को क्या कर सको, वैलिडेट कर सको। क्या कर सको, पहले उसके अंदर प्रॉपर डेटा भिजवा सको। ठीक है, तो डेटा एनोटेशंस पढ़ते हैं भाई। डेटा एनोटेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू इन्फोर्स वैलिडेशन रूल्स विदाउट राइटिंग एक्सटेंसिव कोड। बस आपने छोटे छोटे कीवर्ड्स अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाने होते हैं और आपका काम होता रहता है। आपको कोई एक्स्ट्रा लॉजिक, देखो अब अगर मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन रिजिक्स से करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो पहले पैटर्न बनाता हूँ, फिर उसे टेस्ट करता हूँ, फिर उस पर इफ कंडीशन लगाकर इनपुट उठाता हूँ, उसको लाल करता हूँ, उसके नीचे मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ। बहुत लंबी होती है। ये आपको सब कुछ करके देगा। हाँ, मतलब एक स्पैन बना के मैं छोड़ना होता है, उसके अंदर मैसेज खुद ब खुद आ जाता है। इवन के ये मैसेज भी खुद जनरेट करता है। मैसेज भी ये खुद जनरेट करता है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, वी इनेबल ऑटोमेटिक वैलिडेशन ड्यूरिंग मॉडल बाइंडिंग, दिस इंश्योर्स। और ये सिर्फ मॉडल बाइंडिंग में काम करेगा कि अगर आपका फॉर्म मॉडल से बाइंड है, क्योंकि आप जो एनोटेशन है वो मॉडल पर लगाओगे। किस पर लगाओगे? दिस इंश्योर दैट ओनली वैलिड डेटा रीचेस कंट्रोलर एंड डेटाबेसेस। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर सम, जिनमें सबसे पहला आता है ये। डेटा एनोटेशंस को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी मॉडल की प्रॉपर्टी के ऊपर लिखा जाता है। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लिखोगे उस पर अप्लाई होगा। जैसे स्टूडेंट नेम की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मैं रिक्वायर्ड लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आपके पास वो प्रॉपर्टी कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसमें लाजमी वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड इंश्योर्स दैट द फील्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड किया जा रहा हो, भले वो एबीसी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे खाली सबमिट। और अगर मैं क्लाइंट साइड से लगाऊंगा तो वो आके रिक्वायर्ड क्या करेगा, हटा देगा और फॉर्म सबमिट कर देगा। आप क्या कर लोगे? बात समझ आ रही है? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, और अगेन हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर ऐड करूंगा। ऐड कंट्रोलर क्यों नहीं आ रहा? आ गया। ऐड कंट्रोलर और एमवीसी एमटी हम चूज करेंगे यहाँ पर। और इस कंट्रोलर का नाम मैं लेट सपोज क्या रखें इस दफा, स्टूडेंट ही रख दें? हैं? क्या? कंट्रोलर का नाम वैलिडेटेड फॉर्म, मैं किसी मॉडल के साथ यूज करूंगा उसके हिसाब से बनाऊंगा ना। आप कंट्रोलर का नाम मॉडल के हिसाब से रखोगे, व्यू के हिसाब से नहीं रखोगे, याद रखना है। एम्प्लॉय, चलो एम्प्लॉय, अच्छी बात है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, ये एक्शन इंडेक्स मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैंने कर दिया शो फॉर्म। या चलो मैंने इसको कर दिया रजिस्टर। क्या कर दिया? रजिस्टर। इसका व्यू नहीं बना हुआ, व्यू बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, क्या करेंगे? ऐड व्यू। ऐड व्यू करने के बाद रेजर व्यू चूज करेंगे, ऐड एंड अगेन लेआउट वाला व्यू चूज करके अगेन ऐड पर क्लिक करेंगे, स्कैफोल्ड करेगा और क्रिएट कर देगा। गौर से समझना, बड़ी मजे की चीज है ये, अभी देखना।
आपका रजिस्टर का व्यू बन चुका है। अब यहाँ बनाऊंगा एक फॉर्म। क्या बनाऊंगा? एक फॉर्म। लेकिन फॉर्म ये बनाने में इधर थोड़ी सी ख्वारी होगी, तो यहाँ पर मैं फॉर्म इधर बना रहा हूँ VS कोड के अंदर, कोई मसला नहीं है। मेथड दे दिया, फॉर्म दे दिया। बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ तो फॉर्म ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया? फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल क्या लगाया? लेबल। और लेबल के अंदर उसके नीचे मैंने लगा दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल नहीं बनाया। बात समझ आ रही है? क्योंकि व्यू किससे बाइंड होगा? मॉडल से। तो मुझे पहले मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं एक मॉडल, यानी ऐड करते हैं क्लास। ऐड न्यू क्लास। ठीक है, क्लास पे क्लिक किया। स्टूडेंट नाम से, सॉरी स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय नाम से मैंने क्या बना लिया? एक क्लास यानी एक मॉडल बना लिया। अब इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ भाई मुझे क्या क्या चाहिए। भाई साहब मुझे जो है वो पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम एंड गेटर एंड सेटर। ठीक है। पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय एज। क्या रख दिया? एम्प्लॉय एज। इसके अलावा बोलते जाओ बोलते जाओ। स्ट्रिंग अभी 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 नहीं दूंगा। एम्प्लॉय ईमेल कर देते हैं एंड गेटर एंड सेटर। उसके बाद सैलरी। सैलरी। उसके बाद बस काफी है चार। ठीक है, जितने चाहें वो तो हम रख सकते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्म ग्रुप बन गया है। ठीक है, इसको प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर दे दिया। ये चलो अभी प्लेस होल्डर नहीं देते, कोड थोड़ा मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्म ग्रुप बनाते हैं। एक दो तीन चार। कितने बना लिए? चार। ये टाइप टेक्स्ट, ये टाइप नंबर। HTML में तो नंबर ना, फिर टेक्स्ट और फिर नंबर। और एक फॉर्म ग्रुप और बनेगा किसके लिए? बटन के लिए। इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, वैल्यू रखूंगा एड एम्प्लॉय। क्या वैल्यू रख दी? एड एम्प्लॉय। ठीक है, इस फॉर्म को किया कॉपी और आकर अपने व्यू में पेस्ट कर दिया। डन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक्शन क्या है, यानी किस एक्शन के ऊपर ये जाएगा वो अब बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम यहाँ पर मेथड डिसाइड करते हैं। मेथड होगा इसका पोस्ट। डेटा सिक्योर फॉर्म में जाएगा। ठीक है। हर इनपुट को क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नेम। और आपको पता है कि इसको नेम क्या दिया जाएगा? अच्छा चलो एक खास और चीज बता देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर लेबल्स दिए हैं, अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ, अब बिल्ड होगी है। कंट्रोलर का नाम क्या है? एम्प्लॉय। एक्शन का नाम क्या है? रजिस्टर। एंटर किया, फॉर्म आ गया। ठीक है। अब हमने एक गलती करी कि हम लोगों ने इनपुट को क्लास नहीं दी फॉर्म कंट्रोल की, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। कौन सी क्लास है? याद है? मल्टीपल कर्सर्स क्यों नहीं चल रहे इसमें? खैर, क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट और पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया। सॉरी, हॉट रिलोड तो किया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आए और हॉट रिलोड किया, आपके पास इनपुट्स अच्छे वाले बन गए। अब ऐड एम्प्लॉय के बटन को भी दे दो क्लास BTN प्राइमरी और मार्जिन टॉप ऑफ 2। डन है। ठीक है, फिर से हॉट रिलोड करते हैं और हमारे पास एम्प्लॉय का बटन भी अच्छा सा क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ देखा मैंने लेबल्स को नाम नहीं दिए। ठीक है। जिस तरह मैं नेम के एट्रीब्यूट में, जिस तरह मैं इनपुट के नेम के एट्रीब्यूट में मॉडल की प्रॉपर्टी का सेम नाम पास कर दूं, तो आपका इनपुट मॉडल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। मैंने आपको समझाया था मॉडल बाइंडिंग में इनपुट की जो मॉडल की प्रॉपर्टी है वही इनपुट का नाम होगा, वही इनपुट का। इसी तरह आप अपने लेबल को भी बाइंड कर सकते हो। किससे? मॉडल की प्रॉपर्टी से। जैसे हम अपने किसको कर सकते हैं? इनपुट को कर सकते हैं, इसी तरह लेबल को भी हम इनपुट की प्रॉपर्टी से बाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए एक स्पेशल हेल्पर टैग आता है जो कहता है कि लेबल में जो फॉर का एट्रीब्यूट है वो हटा दो और यहां पर यूज करो हेल्पर टैग ASP फॉर। क्या यूज करो? ASP फॉर। अब ये जो लेबल है ये मैं बना रहा हूं किसके लिए? एम्प्लॉय नेम के लिए। तो मैं यहां पर आके लिख दूंगा ASP फॉर एम्प्लॉय नेम। ये लेबल किसके लिए? एम्प्लॉय नेम के लिए। अब यहाँ आ रहा है एरर। क्यों आ रहा है? एप्लीकेशन रोके? क्यों एरर आ रहा है भाई?
उस ऑपरेशनल। अच्छा सही है, एक सेकेंड रुको। मैं एक एक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम रजिस्टर रखूंगा और इसके अंदर बस पैरामीटर अलग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पैरामीटर अलग कर दूंगा। एम्प्लॉय टाइप का मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर बना लिया। ठीक है, और इस एक्शन को मैं पास कर दूंगा कहाँ पर? अपने फॉर्म के एक्शन में। अच्छा तो सर यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया और हम मॉडल की प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एट द रेट मॉडल का हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्टिव। और हम बोलेंगे वेब एप्लीकेशन 24 में मॉडल्स के अंदर एक मॉडल पड़ा है एम्प्लॉय, उसका एक्सेस यहाँ पर दे दो। तो आपके पास मसला हल हो गया। अब देखो, जैसे ही आपने लेबल में ASP4 का हेल्पर टैग लगाया, ठीक है, देखो ये लेबल हेल्पर टैग है, ठीक है। जैसे ही लगाया और आपने उसमें प्रॉपर्टी का नाम दे दिया कि ये लेबल इस प्रॉपर्टी के लिए है, लेकिन अभी भी मैंने लेबल के बीच में देखो कोई नाम तो डिस्प्ले होना चाहिए क्या? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं तो लेबल के टैग के बीच में कुछ लिखा ही नहीं है। अब आ गया एक्सेप्शन। क्या कह रहा है भाई? अनहैंडल एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। राउटिंग। अच्छा भाई, तो हमने जो दूसरा रजिस्टर बनाया था डिफरेंट पैरामीटर के साथ, उसे अभी हमने हैंडल नहीं किया था, तो इस वजह से वो हमें एक्सेप्शन दे रहा था, लेकिन अब सही हो गया। अच्छा, अब ASP4 मैंने गलत दे दिया। ये इधर नहीं है तो दूसरे वाले इनपुट फॉर्म ग्रुप है, ऊपर वाले को देना था। किसको देना था? तो ASP4 किस में जाएगा? ऊपर वाले लेबल के अंदर। और जैसे ही मैं करूंगा तो आप देखो, मैंने लेबल के बीच में कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन ASP4 की वजह से जो प्रॉपर्टी का नाम है वही लेबल का नाम बन गया। देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड लेबल बाइंडिंग। भी आप कह सकते हो कि आपने लेबल को भी प्रॉपर्टी से बाइंड कर दिया। और इनपुट को बाइंड करने के लिए आप नेम का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसी ASP4 को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये नेम का ही काम करता है। किसका काम करता है? नेम का। तो आप नेम की जगह पर यहाँ पर ASP4 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखो आपके पास कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूँ, क्या करूँ? राइट क्लिक और इंस्पेक्ट करूँ, क्या करूँ? इंस्पेक्ट। यहाँ देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बॉडी ओपन करी, बॉडी ओपन करने के बाद मैंने अपना कंटेनर ओपन किया, मेन डिव ओपन किया, फॉर्म ओपन किया और पहला फॉर्म ग्रुप ओपन किया। इनपुट में आप यहाँ पर देखो नेम क्या सेट हो गया खुद ब खुद? एम्प्लॉय नेम क्या सेट हो गया? एम्प्लॉय नेम सेट हो गया। नजर आ रहा है ना सबको? ठीक है। तो इसी तरह आप बाइंड कर सकते हो। और उसने देखो खुद ब खुद फॉर का एट्रीब्यूट लगाया, उसको एम्प्लॉय नेम दिया और बीच में भी क्या लिख दिया? एम्प्लॉय नेम। ये सब किसकी वजह से हुआ? ASP4 की वजह से। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसी तरह सब में मैं ASP4 लगाऊंगा। ठीक है। इनपुट्स में भी। ठीक है। लेबल में, फिर इनपुट में, फिर लेबल में, फिर तो हटाया, ऊपर वाले में हटाया, हाँ हटा दिया। और इसके इनपुट में भी मैंने पास कर दिया। अब प्रॉपर्टी हमें देनी होगी सही वाली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एज है। ठीक है, तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर एज दे दी। याद रहे नाम सेम होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बाइंड नहीं होगा। ठीक है। तीसरा मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल। और चौथा, चौथा क्या है? एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है। देखो जैसे ही मैं हॉट रिलोड करूंगा, आपके पास तो चारों इनपुट्स के लेबल्स वगैरह भी आ चुके हैं और सबके अंदर उनके नाम और सब कुछ सेट हो चुका होगा। देखो जैसे अगर मैं तीसरे वाले को खोलूं, इसका नाम क्या आ गया? एम्प्लॉय नेम। और इसकी क्लास वगैरह आपको सब कुछ नजर आ रहा है। क्लियर है चीज? ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप है कि इस फॉर्म को सबमिट करूं। फॉर्म को सबमिट करूं तो वैलिडेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलिडेशन होनी चाहिए। अब सवाल आता है ये होगी कैसे? ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सब पर रिक्वायर्ड लगा दूं, जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दूं, तो ये रिक्वायर्ड तो हट जाएगा, क्योंकि मैं HTML में लगा रहा हूँ, तो इंस्पेक्ट से जाके हट जाएगा। अब मैं यूज करूंगा डेटा एनोटेशंस का। और डेटा एनोटेशंस कहाँ लगाई जाती है? मॉडल की प्रॉपर्टीज पर। ठीक है। डेटा एनोटेशंस को इस्तेमाल करने के लिए एक नेम स्पेस आपने इंपोर्ट करना होता है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। इसे आपने इंपोर्ट करना होता है, वरना आप डेटा एनोटेशंस का इस्तेमाल
अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये जो एम्प्लॉय नेम है, ये जो एम्प्लॉय नेम है, ये रिक्वायर्ड हो जाए। क्या हो जाए? रिक्वायर्ड। तो आपने यहाँ पर लिख देना है क्या? रिक्वायर्ड। क्या लिख देना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। एनोटेशंस कैसे लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। और जिस पर लगानी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई जाती है। यानी कि मैंने किसके लिए लगाई है? ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए? एम्प्लॉय नेम। अच्छा, उससे पहले मुझे फॉर्म को हैंडल भी करना होगा। क्या करना होगा? हैंडल। तो मैं इसी नाम का देखो व्यू एक और मेथड बनाऊंगा। अब देखो मैं मेथड ओवरलोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन पैरामीटर दोनों के सेम है तो बनाने नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर मॉडल बाइंडिंग करूंगा। क्या करूंगा? मैं एम्प्लॉय नाम से मॉडल बाइंडिंग कर दूंगा, और इसको कहूंगा ये एक एचटीटीपी पोस्ट का मेथड है। कौन सा मेथड है? ये भी एनोटेशन है। ये क्या है? ये क्या है? एनोटेशन एट्रीब्यूट है। ये बताता है कि ये मेथड जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। किसे हैंडल करेगा? पोस्ट रिक्वेस्ट को। अब यहां पर आप एक कंडीशन लगाओगे। याद रखना कि अगर आपके इस मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज आती हैं तो मॉडल की स्टेट वैलिड होगी। मॉडल की स्टेट क्या होगी? वैलिड होगी। और नहीं आती तो इनवैलिड होगी। अगर वैलिड होगी तो आप सक्सेस का मैसेज दिखा दोगे, नहीं होगी तो इसी पेज पर उसे वैलिडेशन का इनपुट के नीचे एरर दिखाओगे। तो यहां पर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो मॉडल की स्टेट को चेक करती है, उसका नाम है मॉडल स्टेट। क्या नाम है? मॉडल स्टेट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इज वैलिड। क्या होती है? इज वैलिड। ये बुलियन प्रॉपर्टी होती है, चेक करती है क्या मॉडल की स्टेट वैलिड है, यानी सारी प्रॉपर्टीज सही से सेट हुई है या नहीं हुई है। अगर है तो आप रिटर्न करना। क्या करना? रिटर्न। और रीडायरेक्ट कर देना। रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन। अब ऐसा एक्शन तो कोई बनाया हुआ नहीं जिस पर रीडायरेक्ट करा जाए, तो मैं यहाँ पर एक एक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक एक्शन पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सक्सेस के नाम से। किस नाम से बना रहा हूं मैं? ठीक है। और ये रिटर्न व्यू करेगा। क्या करेगा? एक व्यू रिटर्न करेगा। इसका व्यू बनाया क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा। ऐड व्यू करेंगे, रिजर्व व्यू करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जब तक हैंडल नहीं करूंगा तो मुझे वैलिडेशन नजर नहीं आएगी, भले नोटेशंस में कितनी लगा दूं। ठीक है। सक्सेस का व्यू मेरे पास बनने वाला है। ये सक्सेस का व्यू दिख गया। मैंने बोला जब सक्सेस का व्यू खुले तो लिखा हुआ है थैंक्स फॉर द सबमिशन। क्या लिखा हुआ है? थैंक्स फॉर द सबमिशन। और मैं कंट्रोलर में इस एक्शन में रजिस्टर एक्शन पे ये कह रहा हूं कि जब फॉर्म सबमिट होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास ये रजिस्टर का मेथड चलेगा जो सारे फॉर्म की फील्ड्स को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेट करेगा, और फिर ये एक्शन चेक करेगा मॉडल की स्टेट वैलिड है या नहीं है। अगर है तो रिटर्न टू रिडायरेक्ट एक्शन करो। कौन से? सक्सेस के ऊपर। अगर मॉडल की स्टेट वैलिड हो तो सक्सेस पर रिडायरेक्ट कर देना, यानी क्या दिखा देना? थैंक्स फॉर द सबमिशन। और अगर ना हो तो रिटर्न रिडायरेक्ट व्यू करना। किस पर? रजिस्टर के ही व्यू पर। यानी मुझे रजिस्टर के ही व्यू पर रखना और कहीं लेकर नहीं जाना। क्लियर है? ठीक है। अब टेस्ट करते हैं। ठीक है। और ट्राई करते हैं। अब यहां देखो, आपके पास हम लोगों ने डेटा एनोटेशन तो लगा दी मॉडल के ऊपर। क्या लगा दी? डेटा एनोटेशन। मतलब रिक्वायर्ड खाली फील्ड में एम्प्लॉय नेम की भेज नहीं सकता, लेकिन इसका एरर कहाँ शो होगा? सवाल आता है, इसका एरर कहाँ शो होगा? कहाँ शो होगा? हमें खुद से कोई ना कोई टैग यहाँ पर रखना पड़ेगा ना। यहाँ पर कोई ना कोई टैग रखना पड़ेगा इनपुट के नीचे। इनपुट के नीचे मैं एक स्पैन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्पैन। और अगर आप चाह रहे हो कि एम्प्लॉय नेम अगर एम्प्लॉय नेम का कोई एनोटेशन का एरर जनरेट हो, वो इस स्पैन में शो हो जाए, वो इस स्पैन में अगर शो हो जाए, तो इस स्पैन में आप एक हेल्पर टैग लगाओगे जिसका नाम है एएसपी वैलिडेशन फॉर। क्या नाम है? एएसपी वैलिडेशन फॉर। और इसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम देना है जिसकी वैलिडेशन का एरर इसमें आपको दिखाना है, यानी एम्प्लॉय नेम। तो जब भी एम्प्लॉय नेम की प्रॉपर्टी में एनोटेशन का एरर जनरेट होगा रिक्वायर्ड का, तो वो एरर यहीं पर आकर इस स्पैन में शो हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो रेड कलर से आए तो इसे क्लास दे दूंगा मैं बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट डेंजर। क्या क्लास दे दूंगा? तो इस स्पैन में वो एरर रेड कलर से आएगा। किस कलर से आएगा? आओ अब टेस्ट करते हैं कि आपके पास शो होता है या नहीं होता, एनोटेशन काम कर रही है या नहीं। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर। ठीक है। ऐसी खाली सबमिट करता हूं। मैंने जनरेट किया है। ये मैसेज मैंने जनरेट किया, देख रहे हो? खुद ब खुद इस पैन में एनोटेशन का एरर शो हो गया। क्या कह रहा है? द एम्प्लॉय नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड।
बात समझ आई? और अगर ये मैं सब पे लगा दूं, जैसे कि मैं अगर अपने रजिस्टर पेज पे आऊं, तो सबसे पहले मुझे ये स्पैन सब इनपुट्स के नीचे रखना होगा। ऐसा है नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग एरर शो होगा ना। ठीक है, और नाम भी चेंज करना होगा कि ये स्पैन किसके लिए, एज के लिए, ये स्पैन ईमेल के लिए, और ये स्पैन सैलरी के लिए। डन है? ठीक है, और ये इसकी एनोटेशन काम करे तो मॉडल में सब पर रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। सही हो गया? सब पर रिक्वायर्ड लगा दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पर है हॉट रिलोड करते हैं। ठीक है, पेज रिफ्रेश होगा आपका एक बार, ये देखो सारी रिक्वायर्ड मांग रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन। आओ इंस्पेक्ट से हटा के देखते हैं। हटाए? ठीक है, आओ इंस्पेक्ट से हम पहले वाले की हटाते हैं। हेडर नहीं, ये डिफ खोलो, मेन खोलो, फॉर्म खोलो, पहला वाला हटाया। अब देखो इस इनपुट में जो जो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि भाई वैलिडेशन की, वो मैं हटाना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये डेटा वेल रिक्वायर्ड है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। डन हो गया? ठीक है, इसको हटाने के बाद और क्या रह गया? आईडी है, डेटा वेल ट्रू, चलो ये भी खटक रहा होगा अगर किसी को, तो ये भी हटा देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दिया। अब कहीं पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। कहीं पर भी रिक्वायर्ड है क्या? ये लो सबमिट किया, देखो कोई भी इस वैलिडेशन को तोड़, क्योंकि ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। कौन सी वैलिडेशन है? ठीक है, ये थी सिर्फ रिक्वायर्ड की। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू लिख दोगे जैसे तैयब, और फिर सबमिट करोगे, तो फिर इस पर कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी एरर शो नहीं होगा बाकियों में। हाँ, उस पर ही आ रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक एनोटेशन पढ़ाई है ना रिक्वायर्ड, अभी और भी है। ठीक है, ये समझ आया? देखो करा क्या, एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर एक एक्शन बनाया रजिस्टर के नाम से, जो व्यू दिखाता है ये वाला रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल। इसके अंदर आपने एक फॉर्म बनाया जिसे एक्शन दिया रजिस्टर, यानी आपने रजिस्टर को ही सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है? रजिस्टर को। मेथड क्या है इसका? पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप बनाए, लेबल और इनपुट को बाइंड करने के लिए एएसपी फॉर यूज किया। क्या यूज किया? जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट में, लेबल के लिए फॉर में और इनपुट के लिए नेम में। ठीक है, और ये स्पैन बनाया जिसके अंदर एनोटेशन का एरर शो होगा वैलिडेशन का, जिसको हम हेल्पर टैग देते हैं एएसपी वैलिडेशन फॉर, और इस स्पैन को बताते हैं कि इसके अंदर किस प्रॉपर्टी का एरर आएगा। ठीक है, ये करने के बाद जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो किस एक्शन पर जाएगा? रजिस्टर, बट पोस्ट वाले पर। किस पर? ये देखो मेथड ओवरलोडिंग करी। क्या करी? सेम नाम का मेथड है, बट पैरामीटर डिफरेंट हो गया, तो मेथड ओवरलोडिंग हो गई। आपने उसको बंद किया एम्प्लॉय के अंदर, और फिर आपने क्या किया भाई, चेक करो मॉडल की स्टेट अगर वैलिड है तो क्या करना है? रिटर्न टू रिडायरेक्ट कर देना सक्सेस पर, यानी क्या दिखा देना? थैंक्स फॉर द सबमिशन। और ना हो तो वापस से रजिस्टर के ही व्यू के ऊपर मुझे ले आना। ठीक है, आओ सारी चीजें फिल करके देखते हैं। 22 तैयब@gmail.com, और सैलरी लेट सपोज मैंने 20,000 डाल दी। एड एम्प्लॉय किया, देखो क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमारे पास है एनोटेशंस की वैलिडेशन। अब पढ़ते हैं आगे की एनोटेशंस। उसके बाद आती है आपके पास स्ट्रिंग लेंथ। क्या आती है? स्ट्रिंग लेंथ। मतलब आपके पास अगर कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और उसकी आप लेंथ लिमिट करना चाहते हो कि भाई उसमें 4 कैरेक्टर्स पुट कर सके, 6 कैरेक्टर्स पुट कर सके, या मिनिमम मैक्सिमम दोनों के, दो से मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 8 हो कैरेक्टर्स, तो आप स्ट्रिंग लेंथ के एनोटेशन से उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे मैं नेम पर अभी करूंगा, ये सबसे पहले मैक्स लेंथ का पैरामीटर लेता है, और दूसरा मेन लेंथ का। ठीक है, अब यहां पर आते हैं और एम्प्लॉय नेम पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? एम्प्लॉय नेम पर। अब बस इतना करने के बाद अब आपने सिर्फ एनोटेशन लगानी है और आपका काम हो जाएगा। आप मल्टीपल एनोटेशन एक प्रॉपर्टी पर लगा सकते हो। एंटर किया, यहां पर मैंने बोला एनोटेशन यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग लेंथ की। ठीक है, फिर लगेगा राउंड ब्रैकेट। क्या लगेगा? देखो क्या मांग रहा है, मिनिमम मांग रहा है, मैक्सिमम लेंथ मांग रहा है पहले, और किस टाइप में मांग रहा है? इंटीजर में। मैंने बोला मैक्सिमम होगी 4। मैक्सिमम क्या होगी? 4। कॉमा दिया। अब यहाँ एरर मैसेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल है, देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी ऑप्शनल है, ये अगला वाला भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, और मिनिमम लेंथ भी ऑप्शनल है। तो यहाँ मैं मिनिमम लेंथ दूंगा। ये देखो जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ मिनिमम लेंथ इक्वल्स आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मिनिमम लेंथ भी दे सकता हूँ। याद रहे मैक्सिमम लेंथ के लिए मैक्सिमम लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो डायरेक्ट देते हैं, और मिनिमम लेंथ के लिए मिनिमम लेंथ की प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। मिनिमम मैंने कह दिया 2 होंगे, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। अगर इससे नीचे इससे ऊपर आए तो एरर दिखाना। क्या दिखाना? एरर। ठीक है, आउट टेस्ट करें। ठीक है, आउट टेस्ट करते हैं, हॉट रिलोड करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश होगा, फ्रेश नहीं हुआ। दोबारा रन करते हैं। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर, ये रिक्वायर्ड वाली है। कौन सी एनोटेशन चल रही है? रिक्वायर्ड वाली। अब एम्प्लॉय नेम में एक डाला मैंने, मिनिमम कितने बोले थे? दो। पढ़ लो मैसेज। है नहीं है? है नहीं है फिर? बात समझ आ रही है? कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, एनोटेशन दो, बस एक स्पैन पास किया और क्या किया, और मॉडल की स्टेट चेक करिए बस। बात समझ आ रही है? ठीक है। द फील्ड एम्प्लॉय मस्ट बी स्ट्रिंग विद द मिनिमम लेंथ ऑफ 2 एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4। मैसेज भी इसने खुद ही जनरेट किया। ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, किसी ने भी मुझसे ये पूछने की जहमत नहीं करी कि सर अगर मैं अपना कस्टम मैसेज देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी एनोटेशन जो है उसके आगे स्क्वायर राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। अगर लगे हुए जैसे स्ट्रिंग लेंथ पे लगे हुए तो फिर दोबारा नहीं लगाओगे। ठीक है, लेकिन नहीं लगे हुए तो क्या लगाओगे? राउंड ब्रैकेट। और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है एरर मैसेज के नाम से। किस नाम से? और स्ट्रिंग में देना है आपने। किस में देना है? स्ट्रिंग में। मैंने बोल दिया नेम को लाजमी पुट करो, तो मैंने अपना मैसेज दे दिया। क्या दे दिया? और रिक्वायर्ड के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? इसी तरह मैं स्ट्रिंग लेंथ के लिए अपना मैसेज दे सकता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ऐड एम्प्लॉय करते हैं, इसको हटाते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। नहीं हुआ, एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर, सेंड पे क्लिक किया, लाजमी पुट करो। क्लियर है चीज? ठीक है। तो मैं अपना कस्टम इसमें भी दे सकता हूँ, इसमें बस जो आपने मिनिमम लेंथ लिखी है इसी के आगे कॉमा लगेगा और एरर मैसेज की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये मैं एरर मैसेज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से आपने काम करना है। इसमें बेतहाशा प्रॉपर्टीज है, शायद मैं आपको पूरी नहीं पढ़ा सकता और जस्टिफाई भी नहीं कर सकता इसको। ठीक है। उसके बाद है आपके पास मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ की अलग अलग भी है, अगर आप देना चाहो। ठीक है, इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ देना चाह रहे हो तो आप इस तरह से दे सकते हो। मिन लेंथ, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लेंथ दे दोगे। क्या दे दोगे? लेंथ। ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मिनिमम दोनों यूज करना चाह रहे हो तो स्ट्रिंग लेंथ का यूज कर लोगे। किसका यूज कर लोगे? ठीक है, ये आपने याद रखना है। हैं? उसके बाद है रेंज। ठीक है। जिस तरह स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग लेंथ है या मिनिमम मैक्सिमम है, ये आपके पास किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। इसी तरह रेंज नंबर्स के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ नंबर्स पे तो नहीं लग सकती ना। ठीक है, तो रेंज किसके लिए? नंबर वाले प्रॉपर्टीज के लिए, यानी जैसे एज हो गई। ठीक है। हाँ, तो इसमें हमने एनोटेशन लगाई रेंज की। तो मुझसे देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है? मिनिमम, फिर मैक्सिमम, और फिर अगर आप एरर मैसेज वगैरह जो भी देना चाहो। तो मैंने इसको दे दिया मिनिमम कितनी हो 18 और मैक्सिमम कितनी हो 50। ठीक है। आओ से टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन रोकते हैं, फिर से खोलते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये मुझसे एज लेता है नहीं लेता। देख लो कितना आसान है। कोई इफ कंडीशन नहीं लगाई कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो ये दिखा देना, बस आपने रेंज की एनोटेशन लगा दी। ठीक है। तो यहाँ पर आए, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर। ठीक है। यहाँ पर मैं सबमिट किया, ये आपकी कौन सी हो गई? रिक्वायर्ड की एनोटेशन हो गई। अब एज में मैं पुट करता हूँ 12। क्या पुट कर रहा हूँ? बात समझ आई है? द फील्ड एम्प्लॉय एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 18 एंड 50। मैंने क्या डाली है? 12। बात समझिए, अगर मैं 18 डालूं, क्या डालूं? 18, एक्सेप्ट कर ली, हो गई सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी, ईमेल एड्रेस के लिए कोई रिजेक्ट नहीं, ईमेल एड्रेस लिख दो, हो गया, खुद ही चेक कर लेगा। बात समझ आ रही? आओ चेक करते हैं, ईमेल दी थी ना मैंने। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने बस इधर आके लिख दिया ये एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, एक, मैं सब कुछ चेक करेगा, देखना। यहाँ पर आते हैं, एप्लीकेशन रोकते हैं, फिर से रन करते हैं, क्योंकि ऑटो रिलोड शायद काम नहीं कर रहा है हमारा। आसान है। ठीक है। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर। ठीक है, नेम पुट किया, सब कुछ सही पुट करता हूँ चलो इस दफा। ठीक है, एज मैंने पुट कर दी। क्या हो गया?
अच्छा हाँ ये देखो, ये देखो, हाँ ठीक है, 4 कैरेक्टर से आपको ज्यादा लिखने भी रहेगा, लेकिन मिनिमम में तो जाहिर सी बात है एक तो लिखने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज अली कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय एज में कर देता हूँ 22, जो कि वैलिड है। अभी सैलरी पे कुछ नहीं लगा है, सैलरी पर भी रेंज लगाई जा सकती है, ठीक है। एम्प्लॉय ईमेल खाली छोड़ा तो दिख रहा है रिक्वायर्ड का आ रहा है, क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड का। यहाँ सिर्फ नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, नाम। @ लगाया, अभी भी सबमिट नहीं कर रहा। जीमेल लगाया, अब सबमिट कर लेगा, ठीक है। .com चेक नहीं करता। अगर ये आपको प्रॉपर करना है तो इसके लिए रिजिक्स की एनोटेशन भी होती है, जिसमें आप कस्टम पैटर्न पास कर सकते हो। क्या पास कर सकते हो, कस्टम पैटर्न। ये देखो अगला आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें आप अपना कस्टम पैटर्न दे सकते हो, ठीक है, विद द मैसेज एंड ऑल इंश्योर्स दैट द वैल्यूज मैचेस अ स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन, एग्जांपल ईमेल, जिप कोड, फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, जीपीटी पे चलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं कि स्ट्रांगली रिजिक्स पैटर्न लिख के दे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजिक्स पैटर्न फॉर फॉर ईमेल एड्रेस, ठीक है। मुझे लिख कर देगा, मैं ऐसे रिजेक्ट्स के उसमें पास करके चेक करता हूँ भाई क्या होता है, ठीक है, माशाल्लाह। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसकी जगह क्या लगाया, रेगुलर, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, रेगुलर एक्सप्रेशन। राउंड ब्रैकेट लगाया, क्या मांग रहा है आपसे, पैटर्न मांग रहा है स्ट्रिंग के अंदर, किस में मांग रहा है, स्ट्रिंग में। ये आपने पैटर्न पास कर दिया, ठीक है। क्यों एरर दे रहा भाई, नहीं दे रहा, ठीक है। ये आपका पूरा पैटर्न आ गया। अब पैटर्न के बाद एंड में आकर आप मैसेज भी तो दोगे इसका, क्या देंगे, ऐसी बात है, राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा, एरर मैसेज, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। क्लियर है, ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पर आए, आओ से टेस्ट करते हैं भाई ये आपके पास सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी पैटर्न सही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आए, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ तैयब, क्या लिखा, तैयब। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, लगाया, अभी भी चेक कर रहा है, अभी भी पैटर्न चेक कर रहा है। जीमेल लिखा, अब चेक करते हैं, अभी भी चेक कर रहा है। अब लिखता हूँ .com, क्या लिखता हूँ, .com, अब एक्सेप्ट। तो मैं अपना कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, जरूरी नहीं कि इन्होंने जो एनोटेशन बनाई है वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे उतरे, ठीक है। इस तरह से मैं, डन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला जो है, कहाँ गया, वो है कंपेयर का, किसका, कंपेयर का। हाँ ये गलती हो गई मुझसे, मुझे रजिस्टर बना रहा था, तो एक सेकंड में जल्दी से बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर 2 फील्ड्स और बनाऊंगा, 2 प्रॉपर्टीज और बनाऊंगा, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। क्या बनाऊंगा, पासवर्ड। वैसे तो तुम लोग समझ गए होगे, नहीं समझे, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाहिर सी बात है फॉर्म के अंदर 2 फॉर्म ग्रुप भी बनाऊंगा, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर लूंगा 2 बार। पहले उठाऊंगा मैं पासवर्ड, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल के अंदर आया, इसको मैंने एम्प्लॉय सैलरी की जगह क्या किया, पासवर्ड, इसको भी पासवर्ड और इसको भी पासवर्ड, और इनपुट टाइप इसकी पासवर्ड कर दी, डन है, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल पर आए, आखिरी वाले पर कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और टाइप पासवर्ड, ठीक है। अब आप चाह रहे हो यार कि ना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच हो, तो आप एक प्रॉपर्टी को दूसरी की प्रॉपर्टी से वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो कि दोनों सेम है या नहीं, यूजिंग द कंपेयर एनोटेशन, यूजिंग द कंपेयर टू प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज फॉर पासवर्ड कंफर्मेशन। किसके लिए यूज होती है ये, अब मुझे देखो, एक बात बताओ, मुझे पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड से मैच करना है या कंफर्म पासवर्ड को पासवर्ड से मैच करना, कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए ना पासवर्ड से, तो मैं ये एनोटेशन किस पर लगाऊंगा, कंफर्म पासवर्ड पर। मैं यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे आके लिखूंगा कंपेयर करो, कंफर्म पासवर्ड को किससे कंपेयर करो, पासवर्ड से। प्रॉपर्टी का नाम देंगे, क्या देंगे, प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। और रिलोड करते हैं, देखते हैं चेंजेस आए या नहीं आए, चेंजेस आ गए, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड तो आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि भाई, रुक जाओ 1 मिनट, एप्लीकेशन दोबारा चलाते हैं, कोई मसला ना हो। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश रजिस्टर, ठीक है। नेम दिया मैंने,
मैंने एज दे दी सही, मैंने ईमेल भी बिल्कुल सही दे दी, मैंने सैलरी भी दे दी, पासवर्ड मैंने दिया इधर 1 2 3 4, और यहाँ दिया 1 2 3, क्या दिया? 1 2 3, एड एम्प्लॉय भी किया, क्या करें? चेक कर रहे हो? और अगर मैं सेम दो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो मॉडल की स्टेट वैलिड होगी और कहाँ ले जाएगा? सक्सेस के व्यू पर ले आया। बात समझ आ रही? इस तरह से आपके एप्लीकेशंस में काम हो रहा होता है। उसके बाद एक डेटा टाइप, क्या है? डेटा टाइप, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, दिखा देता हूं मैं। जैसे मैं एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर आता हूं और यहाँ दिखाता हूं मैं। डेटा टाइप आपके पास एक एनोटेशन है, राउंड ब्रैकेट खोलना है, इसमें आपने फिर से एक प्रॉपर्टी लगानी है डेटा टाइप की। कौन सी? डेटा टाइप की एक, ये एक ई नम है, ये क्या है? एक ई नम है। डॉट करोगे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, जैसे सबसे टॉप पे जाओगे तो यूआरएल, यानी कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर यूआरएल आ रहा है, एचटीटीपीएस लगा है, कॉलन स्लैश स्लैश, मतलब एक यूआरएल की तरह का फॉर्मेट है या नहीं, तो यूआरएल एनोटेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। फिर इमेज यूआरएल, फिर करेंसी, फिर टाइम, अपलोड, क्रेडिट कार्ड, करेंसी, कस्टम, डेट, डेट है प्रॉपर या नहीं है, डेट टाइम है प्रॉपर या नहीं, ऐसा इनपुट भी तो होगा ना डेट टाइम वाला, तो उसमें सही प्रॉपर्टी में डेट टाइम आ रहा है नहीं आ रहा, ड्यूरेशन, मुद्दत, ठीक है, ईमेल एड्रेस इसमें भी है, ठीक है, लेकिन ये वो इसी तरह का है, ठीक है, एचटीएमएल है या नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉपर्टी में एचटीएमएल सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो एचटीएमएल, फिर इमेज यूआरएल, मल्टी लाइन टेक्स्ट, पासवर्ड भी है इसके अंदर, फोन नंबर भी है, ठीक है, लेकिन इसका फोन नंबर ना मुझे इतना खास नहीं लगा, जितना मैंने देखा ना, तो इससे अच्छा है कि आप रिजिक्स यूज कर लो। क्या यूज कर लोगे? रिजिक्स। पोस्टल कोड के लिए, ठीक है, टेक्स्ट है, टाइम है, अपलोड है, यूआरएल, अगेन ये सारी चीजें। तो डेटा टाइप वाले नोटेशन में ये सारे फॉर्मेट्स आपको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तीन अलग अलग भी हैं, फोन का अलग भी है, यूआरएल अलग भी है, और क्रेडिट कार्ड भी है, और ये सब डेटा टाइप में भी मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ ये फोन हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फोन, तो जो एनोटेशन में फोन का पैटर्न डिफाइन है उस हिसाब से चेक कर लेगा, वो आपने सर्च करना पड़ेगा। इसमें प्लान +92 वाला भी होता है, बिना +92 के भी होता है, मतलब जितने भी एक फोन नंबर डालने के वैलिड फॉर्मेट्स हैं वो तमाम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये थी सर डेटा एनोटेशन, जिससे आप अपने फॉर्म की वैलिडेशन या मॉडल की प्रॉपर्टीज की वैलिडेशन कर सकते हो प्रॉपरली। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ।